वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट आज अकाउंटेंसी के इस कड़ी में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। हमने आपको जब शुरू में वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी साझेदारी फर्म में तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो कोई फर्म में साझेदार प्रवेश करेगा या अवकाश ग्रहण करेगा या हो सकता है कि पूरी की फर्म समाप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग जो देखेंगे वो नए साझेदारी फर्म के नए साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। यानी जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं फर्म में और उन्होंने किसको प्रवेश दिया है? डी को प्रवेश दिया है। किसको प्रवेश दिया है? डी को। तो जब डी किसी साझेदारी फर्म में प्रवेश करेगा तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से चीज़ें लागू होंगी उसको हम लोग इस सवाल में देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। क्या स्टूडेंट्स? लेक्चर नंबर 1 कह रहा है नए साझेदार के प्रवेश पर विद्यमान साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है तथा एक नया समझौता प्रभाव में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए जैसे ए, बी और सी तीन लोग पार्टनर्स हैं तो जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स यानी जैसे ही डी किसी साझेदारी फर्म में आया तो ए, बी और सी के बीच का जो समझौता होगा, पहले से जो विद्यमान साझेदारी समझौता होगा वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो समझौता है वो अब डी आ गया तो डी आने से फर्म की पूरी स्थिति क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए एक नया उनके बीच में एग्रीमेंट बनेगा। तो ए, बी और सी ने जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया तो ऐसी स्थिति में उनके बीच की जो पुराने साझेदारी समझौता है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया और एक नया समझौता जन्म ले लिया। यही कह रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर विद्यमान साझेदारी समझौता यानी जो विद्यमान है अभी है समाप्त हो जाता है तथा एक नया समझौता प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, यानी पुराना साझेदारी समझौता क्या हो गया? समाप्त हो गया और एक नई साझेदारी समझौता विद्यमान अब प्रभाव में आ गया। यानी जो ओल्ड इसके एग्रीमेंट होगा साझेदारों के बीच में किसके? ए, बी, सी के जो ओल्ड एग्रीमेंट होगा वो समाप्त हो जाएगा और अब नया समझौता किसके किसके बीच होगा? ए, बी, सी और डी। अब चारों के बीच में नया समझौता जन्म ले लेगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर्स। राइट्स ऑफ द न्यू पार्टनर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जब कोई साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है साझेदार तो उसके प्रवेश पर उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी उसको कौन कौन से उसके राइट्स हैं फर्म में जब वो प्रवेश करता है। ठीक है, तो जब वो फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, फर्म के भावी लाभों में से क्या प्राप्त करने का अधिकार? उसके हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। सीधी सी बात है कि ए, बी, सी जब फर्म में साझेदार थे तो इनके प्रॉफिट को तो वो प्राप्त करेगा नहीं। भावी का मतलब होता है भविष्य में। भावी का मतलब क्या होता है? भविष्य में। इसका मतलब जब वो भविष्य में जब ए, बी, सी, डी चारों लोग मिलकर अब जब बिजनेस चलाएंगे तो उसके बाद से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा होगा। ठीक है, मेरी बात फिर समझिएगा। फर्म के भावी लाभों में से, भावी लाभों का मतलब हो गया यानी आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर्स, यानी डी पहले के प्रॉफिट में से उसका हिस्सा होगा नहीं। डी का हिस्सा कब होगा? जब वो क्या करेगा? फर्म में प्रवेश करेगा। फर्म में प्रवेश करने के बाद अब जो उसके आने के बाद का जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसमें उसको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहाँ पर एक बात और बता दें कि इसीलिए समझौता क्या हो जाता है? नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक फर्म के लाभ को कौन बांट रहा था? केवल ए, बी और सी बांट रहे थे। यानी अब तक कौन बांट रहा था? ए, बी, सी फर्म के लाभ या हानि को बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही डी आया अब लाभ और हानि का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। लाभ हानि का रेशियो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब अब ए, बी, सी के साथ साथ किसको प्रॉफिट देना होगा? डी को भी प्रॉफिट देना होगा। तो जब डी को प्रॉफिट देना होगा तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा परिवर्तित हो जाएगा। तो उसका क्या अधिकार है? नए साझेदार का फर्म के भावी लाभों में से यानी भविष्य में जो उसको प्रॉफिट होगा फर्म को उसमें उसको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। ठीक, दूसरा क्या अधिकार है? फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी उसका होगा। यानी फर्म की जो एसेट्स होगी उसमें भी उसका हिस्सा होगा। किसका? नए साझेदारों का होगा। ठीक है, तो ये उसका राइट्स था। फर्म के मतलब जब नया साझेदार हो रहा है तो पुराने साझेदारी समझौता समाप्त हो जाता है, नया साझेदारी समझौता आ जाता है। इसके साथ साथ फर्म के लाभ को प्राप्त करने का अधिकार उसको मिलता है और फर्म की संपत्तियों में नए साझेदारों को क्या मिलता है? अधिकार मिलता है।
अब हम यह देखेंगे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो अकाउंटिंग संबंधित कौन कौन सी एंट्री संबंधी प्रावधान किए जाते हैं, यानी लेखांकन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो आप देखिएगा कि उसमें हम बताएंगे कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो कैपिटल लेकर आएगा। कैपिटल आने के बाद फर्म का जो लाभ हानि रेशियो वो परिवर्तित हो जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फिर से वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप अभी तक क्या करिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अपने कॉपी में नोट करिए। अब हम उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अब हम आगे इसके बाद चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। तो हमने देखा कि नए साझेदार के प्रवेश के समय उसके अधिकार क्या क्या हैं और कब हम पुराना समझौता उसका क्या हो जाता है, उनके बीच का समाप्त हो जाता है, जो पुराने पार्टनर्स के बीच है। अब नया समझौता नए साझेदार को मिलाकर एक नया समझौता तैयार किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जब नया साझेदार का प्रवेश होता है तो लेखांकन संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। देखिए, सबसे पहले कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। तो आपको पता है कि जब भी कोई साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है कोई साझेदार, तो उसको क्या लाना पड़ता है, कैपिटल लाना पड़ता है, यानी पूंजी लानी पड़ती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि वो कैपिटल किस रूप में लिया जाएगा, कैश के रूप में लेकर आएगा, ठीक। कभी कभी आपके सवाल में दिया होता है कि उसने पूंजी नहीं लाई है, तो ऐसी स्थिति में जब पूंजी नहीं लाता है तो फिर उसके संबंध में अलग से समायोजन किए जाते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो क्या लाएगा, नगद के रूप में पूंजी लाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म में नया प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो पुराने साझेदार हैं उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे सोचिए कि यदि मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स किसी साझेदारी फर्म में थे, तब वो जो लोग प्रॉफिट बांट रहे थे आपस में, क्या है D के आने के बाद भी उतना ही प्रॉफिट बांटेंगे, नहीं। जैसे ही D प्रवेश किया उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसी प्रॉफिट में से किसको देना पड़ेगा, D को भी देना पड़ेगा। यानी आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड द लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी द चेंज। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में नया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, ठीक है। यानी अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि नया पार्टनर्स को देने के लिए, नए पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को त्याग करना पड़ेगा। यानी जब नया पार्टनर्स किसी साझेदारी फर्म में प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदारों को अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या करना होगा, त्याग करना होगा। वही त्याग जो जितना करेंगे वही मिलाकर किसको मिलेगा, D को मिलेगा। यानी A, B और C ने जितना त्याग किया है, जितना त्याग किया होगा अपने प्रॉफिट का, त्याग करने का मतलब उसकी जितना कम हुआ होगा वही किसको मिलेगा, D को मिलेगा। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म के प्रवेश करने, साझेदारी फर्म को में साझेदार के प्रवेश करने के बाद नया जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और अब उसके बाद क्या होगा, नया रेशियो बनेगा, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल। देखिए, ख्याति के संबंध में अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बना, 10 बना। और उसके संबंध में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ख्याति के संबंध में अलग अलग प्रोविज़न दिए गए हैं। तो ख्याति के संबंध में क्या प्रोविज़न है कि हो सकता है कि नया साझेदार अपने ख्याति क्यों लाएगा। देखिए, जब हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब कोई फर्म चल रही है, मान लीजिए ABC फर्म चला रहे हैं, ठीक है, अचानक से D आता है और कहता है कि हमको फर्म में प्रवेश दे दीजिए, तो क्या वो दे देंगे, नहीं। वो कहेंगे कितने दिन से हमने जो मार्केट में अपनी गुडविल बनाई है, क्या आप आसानी से हमारे फर्म में आकर प्रवेश कर लेंगे, नहीं। आपको क्या करना होगा, इतने दिन से हमने जो मार्केट में गुडविल बनाई है, इतनी अच्छी हमारी फर्म चल रही है, एक नाम है हमारा, आपको उसका हिस्सा बनाना है। हमें आपको उस फर्म में हमको हिस्सा बनाना है, हिस्सेदार बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी जो गुडविल बनी है उसके बदले में भी हमें पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत सारे 3 से 4 पॉइंट्स आते हैं कि जब किसी फर्म में, साझेदारी फर्म में नया साझेदार ख्याति के लिए भी नगद देता है। पहला, ख्याति के लिए नगद नहीं देता। दूसरा, फर्म में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ख्याति का वैल्यूएशन किया जाता है। तो उस संबंध में अलग अलग कैसे कैसे एंट्री होगी इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है।
लास्ट उसके बाद चौथा है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि देखिए अभी हमने वही बताया कि अगर मान लीजिए कि 31 अक्टूबर को या मान लीजिए 30 नवंबर को यदि डी को साझेदार बनाया गया, ठीक है, कब साझेदार बनाया गया, किसी भी डेट को आप मान लीजिए 30 नवंबर को किसको साझेदार बनाया गया, डी को साझेदार बनाया गया, तो 30 नवंबर से पहले जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उस पर किसका अधिकार होगा, केवल ए, बी और सी का होगा, डी से कोई मतलब नहीं होगा। तो जिस दिन डी प्रवेश करता है उसमें उस दिन क्या किया जाता है, उसके यानी फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है कि उस दिन एसेट्स घटा या बढ़ा, लायबिलिटीज़ बढ़ी या घटी। तो एसेट्स के बढ़ने या घटने से, लायबिलिटीज़ के बढ़ने या घटने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, सोचिए कि अगर एसेट्स बढ़ गया तो प्रॉफिट होगी और अगर एसेट्स घट गया तो लॉस होगा। उसी तरीके से लायबिलिटीज़ अगर बढ़ गई तो लॉस होगा, लायबिलिटीज़ अगर घट गई तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, तो उसका एसेट्स के घटने या बढ़ने का, लायबिलिटीज़ के घटने या बढ़ने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर किसका हिस्सा होगा, केवल ए, बी और सी का हिस्सा होगा। तो वो क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में किसका रीवैल्यूएशन किया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। किसका रिवैल्यूएशन किया जाता है, एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है। और इसके से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कौन बांट लेता है, पुराने साझेदार बांट लेते हैं। क्यों, क्योंकि जिस दिन फर्म में डी प्रवेश किया उससे पहले के जो एसेट्स, मतलब उस समय तक के जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होंगे उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये देखा जाता है कि एग्जैक्ट उस दिन हमारी फर्म का एसेट्स में क्या फ़र्क पड़ा और लायबिलिटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ा। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ बढ़ रही है या घट रही है तो उसके प्रॉफिट या लॉस का को कौन अधिकारी होगा, केवल पुराने साझेदार अधिकारी होंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और नया रेशियो बनता है तो नए रेशियो के हिसाब से साझेदार, जो नया साझेदार है वो तो कैपिटल लेकर आया ही है, लेकिन ये देखा जाता है कि वो अपने हिस्से के लिए अगर इतनी पूंजी ला रहा है तो टोटल फर्म की पूंजी कितनी होगी। तो यदि मान लीजिए टोटल फर्म की पूंजी जितनी है तो क्या उतने के उसके अगर हिस्सेदार पुराने पार्टनर लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे हैं, यानी जो पुराने पार्टनर्स जितनी कैपिटल लेकर आए हैं नए साझेदारी फर्म के अनुसार, क्या उतनी ही पूंजी उनको लानी चाहिए थी। यदि अगर उससे ज़्यादा लानी चाहिए थी तो वो लेकर आएंगे और अगर वो ज़्यादा लेकर आए हैं तो फर्म से निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है कि जब नया साझेदार आ जाएगा तो उस समय टोटल फर्म की पूंजी फिर देखी जाती है, किसके अकॉर्डिंग, नए साझेदार के अकॉर्डिंग, यानी नए साझेदार के हिस्से के अकॉर्डिंग फिर से पूरे फर्म का क्या होता है, पूंजी का मूल्यांकन होता है। टोटल फर्म की कैपिटल देखी जाती है। यदि टोटल फर्म की कैपिटल में ए, बी और सी का यानी पुराने साझेदारों का हिस्सा देखा जाता है कितना कितना होना चाहिए। यदि वो हिस्सा ज़्यादा है तो वो और लेकर आएंगे, यदि वो हिस्सा कम है नया वाला तो वो फर्म से पैसा निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके चलेंगे। जब ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो समझ लीजिए कि आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये 5 ही पॉइंट्स हमको इस पूरे चैप्टर में देखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और इस सवाल इससे आना तय है। लगभग 90% 100% सवाल जो है वो आना तय है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। अब हम एक पहला वाला स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी जब कैपिटल लेकर आएगा कौन, नया पार्टनर।
तो फर्म में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, आप कैश या बैंक भी लिख सकते हैं। टू, क्या लेकर आया है? नया पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब नया साझेदार फर्म में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, तो वो फर्म में क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। ऐसी स्थिति में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट DR या कैश अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होगी कब? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी जब नया साझेदार फर्म में क्या लेकर आएगा? पूंजी लेकर आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश आया, कहाँ आया? फर्म में आया। किसके रूप में आया? पार्टनर्स के कैपिटल के रूप में। अब यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप हर बार न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। नया साझेदार अगर C होगा तो सीज कैपिटल, महेश होगा तो महेश कैपिटल, मुकेश होगा तो मुकेश कैपिटल, जो नए पार्टनर का नाम होगा वो लिखेंगे। तो कैश अकाउंट DR या बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले बार जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी नया रेशियो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका नए साझेदार प्रवेश का यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के संबंध में पहला लेक्चर। ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो नया रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप तैयार करिएगा, ठीक है। एक तरीके से समझ लीजिए तीसरा ही लेसन हो गया ये, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको तैयार करिए, और अगर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स, आपको समझ में सारी चीज़ें आई होंगी, तो इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो लोग वीडियो इसको देख रहे हैं वो लाइक करिए, अच्छा लगा है तो अच्छे कमेंट करिए, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।